हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ बायो एकेडमी में। दोस्तों आज है हमारा तीसरा लेक्चर सेल चैप्टर का और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल बात किया था, सेल के मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात किया था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में एक पॉइंट मेरा छूट गया था सेल वॉल से रिलेटेड, क्या कि प्लाज्मोडेस्माटा एक वर्ड है, क्या प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, इसके बारे में मैं बात करना भूल गया था आपसे कि ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? स्ट्रेसबर्गर ने 1901 में। किसने? स्ट्रेसबर्गर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कब? 1901 में स्ट्रेसबर्गर ने ये टर्म दिया था। ये है क्या? ये एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि कनेक्शन है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। क्या है ये? ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। और जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? मल्टी सेलुलर प्लांट्स का। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्लाज्मोडेस्माटा? मल्टी सेलुलर प्लांट्स का। जैसे मान लो यार, फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? मीजोफिल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लो कोई एक सेल है, ये मान लो ये कोई सेल है, ठीक, तो ये कोई और सेल हो गया। तो ये कनेक्टेड कैसे रहते हैं एक दूसरे से यार? ये कनेक्टेड कैसे रहते हैं एक दूसरे से? ये है तुम्हारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक सेल और एक दूसरा सेल, और ये दोनों सेल कनेक्टेड किससे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से। जब तुम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ते हो सिम्प्लास्ट और एसिम्प्लास्ट के बारे में। क्या पढ़ते हो? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में पढ़ते हो। ट्रांसपोर्ट एक में क्या बोलते हो कि मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाता है, और एक क्या बोलते हो कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है। तो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन दो सेल्स के बीच में बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो तीन चीजें याद रखनी इसके बारे में। क्या क्या? कि स्ट्रेसबर्गर ने टर्म दिया था 1901 में। क्या है ये? कनेक्शन है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच का, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? मल्टी सेलुलर प्लांट्स का। ठीक, अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो आज की वीडियो में हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर लिए, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे, और लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया यार? सेम हमारे स्ट्रेसबर्गर साहब ने ही। ये टर्म किसने दिया? स्ट्रेसबर्गर साहब ने ये साइटोप्लाज्म टर्म दिया। ठीक, ये साइटोप्लाज्म है क्या? देखो मान लो यार एक ये सेल है, ठीक, मान लो एक ये सेल है, तो ये सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म क्या था? ये साइटोप्लाज्म था। तो कोई तुमसे पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जगह है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जगह है वो क्या है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। तो क्या बोलोगे कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा है वो दो पार्ट? एक पार्ट है आपका साइटोसोल, और दूसरा पार्ट है आपका ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म, ठीक है। और एक बायोलॉजिस्ट थे, कौन? हमारे पुरकिंजे साहब। पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म टर्म नाम दिया था। क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? पुरकिंजे साहब ने। किसने? पुरकिंजे साहब ने। अब साइटोप्लाज्म का दो पार्ट है, कौन सा? एक साइटोसोल है और एक ट्रोफोप्लाज्म है।
तो जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलोगे इसको, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम, साइटोसोल। और ट्रोफोप्लाज्म किसको बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ क्या, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। ठीक, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो सेल ऑर्गेनेल्स प्लस लिक्विड मटेरियल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर तुम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल को निकाल देते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोसोल, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी किसको बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल दें तो जो लिक्विड पार्ट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। और लिक्विड पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट बचेंगे सेल ऑर्गेनेल्स प्लस जो भी नॉन लिविंग बॉडीज है, जिसको हम लोग ड्यूटोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। आप लोग को दिख रहा है क्या, लिखा हूं मैं नीचे, तो हाँ, ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो ये रही किसके बारे में बात, साइटोप्लाज्म के बारे में बात, कि मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये इतने बात आपको जानना था किसके बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्म के बारे में। इसको नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि ये सेल ऑर्गेनेल्स है क्या यार। सुनते आ रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल, एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स है क्या। हमें तो ये पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स हो गए, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि आप तुम यार सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि सेल ऑर्गेनेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग स्ट्रक्चर है किसका, हमारे सिस्टम का। क्या बोलोगे, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कोई पूछे तो क्या बोलोगे तुम कि मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा डेफिनेशन। आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और एनसीईआरटी हमारी टर्म यूज करती है, क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा टर्म यूज करती है एनसीईआरटी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है वो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो इस पार्टिकुलर ये 2 लाइन का टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। देखो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टिंक्ट होता है। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, सॉरी कुछ नहीं, लगभग कितना परसेंट बोलूं मैं, जनरली वर्ड यूज करते हैं यार, जनरली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का, जनरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्टिंक्ट होता है। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फंक्शन सेम हो जाता है। मैनी ऑफ देज आर कंसिडर्ड एज टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर सेम।
कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, रिलेटेड है, मैच कर जाता है, इसीलिए उनको हमने क्या बोल दिया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कोई आपसे पूछे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो तुम बोलोगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वैसे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक, तो बात आती है कि इसमें ऐसे कौन कौन से, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या कि मैनी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं कंसीडर्ड होते हैं किसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो तुम क्या लिखोगे कि मैनी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। मैनी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर कंसीडर्ड एज, क्या कंसीडर्ड एज, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर, क्या फंक्शंस क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, आर कोऑर्डिनेटेड। एग्जाम्पल की बात करो तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम। ट्रिक है इसका क्या, वी गर्ल, ट्रिक है इसका मेरे पास, ट्रिक से याद रख सकते हो क्या, वी गर्ल। वी गर्ल ट्रिक है, वी से वैक्यूल, जी से गोल्गी बॉडी, ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल मतलब लाइजोसोम। ये चारों का फंक्शन एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए ये काउंट होते हैं किसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। लेकिन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम है, इनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। दैट्स वाई जो क्लोरोप्लास्ट, दैट्स वाई क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स, ये सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट हमारे नहीं होते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट कौन कौन होता है, याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, वी गर्ल, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल जो हम लोग कवर करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं क्या, कि ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है। क्या है ये, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। इसको और हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो कोई आपसे पूछे कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखा गया ना, तो उस स्टडी ने हमें ये बताया कि हमारे सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रेटिकुलम है ये इतना सीधा साधा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। जितना आप समझ रहे हो कि नाम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा होगा, ये उतना सीधा है नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो बात आती है कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर एक ही जगह पे प्रेजेंट है, नहीं, ये स्कैटर्ड है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे गोल्गी बॉडी की बात जब हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी एक जगह पे फिक्स है, उसका जगह चेंज नहीं होता है हमारे सेल के अंदर। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। तो एक और वर्ड इसके लिए क्या लिखेंगे हम, कि स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म।
क्या है ये, स्कैटर्ड है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बात आती है यार कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना कैसे है, क्या ये बस एक चीज से बना है या फिर दो चीज से बना, ये चीज बोलने का मतलब क्या है यार, कंपोनेंट्स। आखिर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं किसके बारे में हम, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सबसे पहला कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कौन सा है, सिस्टर्ने, कौन सा, सिस्टर्ने। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि थाइलेकोइड और ग्रेना का डिफिनीशन देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ग्रेना क्या है, थाइलेकोइड जब स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, वैसे ही सिस्टर्ने क्या है, लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट, क्या है, लॉन्ग, लंबा है, फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड, लॉन्ग है, फ्लैटेंड है, और क्या है, अनब्रांच्ड है, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड है। ठीक, कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ये कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, किस मैनर में है ये, स्टैक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बस डायग्राम बना दिया था। ठीक, तो सिस्टर्ने क्या है यार, लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट है, अरेंज रहता है किसके फॉर्म में, स्टेक्स के फॉर्म में। दूसरा जो आपका कंपोनेंट है इसका, देखो ये आपसे कोई पूछता नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं आपसे अगर कोई पूछ ले, या फिर अगर आप क्लास 11th में हो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, तो पूछा जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, वेसाइकल्स। वेसाइकल्स कैसे होते हैं यार, ओवल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, ओवल, गोला सा ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे तुम कि ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या है ये, ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ट्यूब्यूल। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, ट्यूब्यूल है। देखो ट्यूब्यूल कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब हम आगे गोल्गी बॉडी की बात करेंगे तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, लगभग एक जैसा ही है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो सिस्टर्ने है, वेसाइकल है और ट्यूब्यूल है, ये सारे के सारे क्या है, आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन जो गोल्गी बॉडी होता है उसके सारे के सारे सेल क्या है, स्कैटर्ड नहीं होते हैं, एक जगह पे होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी है दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्ने, वेसाइकल और ट्यूब्यूल है, ये आइसोलेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। तो मैं क्या बोला मैंने उसको लिख देता हूं यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक गोल्गी बॉडी, बट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने को मैं सी लिख रहा हूँ, वेसाइकल्स को मैं वी लिख रहा हूँ और ट्यूब्यूल्स को मैं टी लिख रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक गोल्गी बॉडी बट इन ईआर सिस्टर्ने, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल आर आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म and do not form a complex. कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात जो है उसको भी लिख लेंगे हम यार। क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जो गोल्गी बॉडी होता है वो लोकेटेड होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए कि गोल्गी बॉडी
क्या है गोल्गी बॉडी? गोल्गी बॉडी इज लोकेटेड सेल ऑर्गेनेल। गोल्गी बॉडी इज लोकेटेड सेल ऑर्गेनेल while endoplasmic reticulum is wide spread in cytoplasm, wide spread in साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इतनी बातें आप नोट करेंगे, फिर हम आगे की बातें देखते हैं। देखो यार, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस किस में डिवाइड करता है? दो कंपार्टमेंट्स में, स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ठीक, वो दो कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक है आपका लुमिनल और एक है आपका एक्स्ट्रा लुमिनल। कौन सा? एक है आपका लुमिनल और एक है आपका एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक, ये जो लुमिनल है ये क्या है? इनर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लुमिनल है ये कहाँ पे है? इनसाइड ईआर। कहाँ है? इनसाइड ईआर। और ये जो एक्स्ट्रा लुमिनल है ये कौन सा है? साइटोप्लाज्म। मान लो ये सेल है कोई, ये कोई सेल है, सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट है? ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ईआर है क्या करता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक क्या है कि ये साइटोप्लाज्म का पार्ट और एक क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया ना, तो जो साइटोप्लाज्म उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा लुमिनल, और जो ये अंदर का है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लुमिनल बोल रहे हैं। ठीक, तो यही समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या का कोई टाइप होता भी है या नहीं होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप होता है। तो आखिर वो बेसिस क्या रहा होगा उनको डिफ्रेंशिएट करने का? कोई ना कोई बेसिस तो रखा गया होगा ना, कि इस बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। तो बिल्कुल है, क्राइटेरिया क्या था? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जो पहला क्राइटेरिया था वो क्या था? कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट था उसको हमने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं था उसको हमने क्या बोला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो पार्ट हो गया। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं बाकी चीजें यहां पे लिख सकूं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास यार थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। बोर्ड अच्छा हो जाए बस ठीक हो जाएगा सब। तो दो तरह के हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको मैं लिखूंगा RER। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक लिखूंगा इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER। ठीक, तो दो तरह के क्या हो गए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें खास बात क्या है कि राइबोसोम से अटैच होते हैं। और वो भी कौन से राइबोसोम? ATS राइबोसोम। ATS राइबोसोम अटैच रहते हैं किसके सरफेस पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो क्या लिखेंगे हम? ATS राइबोसोम बाइंड्स विथ द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से अटैच रहते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे? टू ग्लाइकोप्रोटीन्स के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब वो दो ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन से हैं? विद द हेल्प ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब वो दो ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन कौन से हैं? तो एक है राइबोफोरिन 1 एंड एक है राइबोफोरिन 2। तो हम लिख लेंगे क्या कि वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन से हैं? एक है राइबोफोरिन 1
और एक है राइबोफोरिन 2। इन दोनों के हेल्प से ये किस पे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम तो होगा ही नहीं, और साथ साथ ही राइबोफोरिन भी क्या कर रहे होंगे? घंटा करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन एब्सेंट। जब राइबोसोम ही नहीं है यार, तो राइबोफोरिन वहां पे रह के करेगा क्या? कोई काम नहीं है उसका। ठीक। दूसरा बात क्या है कि ये जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिस्टर्ने से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेकेंड पॉइंट, मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्ने। ये जनरली सिस्टर्ने से बने होते हैं। ठीक। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली ट्यूब्यूल से बना होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखो डिफरेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे से बड़े से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है या फिर पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों? राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से। राइबोसोम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फंक्शन से रिलेटेड कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लाइकोजेन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजेन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ग्लाइकोजेन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और भी एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ के लिए? स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए। किसके लिए? स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही स्टेरॉइडल हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम्पल की अगर आप बात करना चाहो, एग्जाम्पल क्या होगा? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये डार्क नहीं चल रहा है उतना, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, इस पर ट्राई करता हूँ। तो एग्जाम्पल की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर। ये कैसे मार्कर है यार? तो चल ही नहीं रहे हैं। एक और है, उसको भी ट्राई कर लेता हूँ। लीवर, लीवर दिख रहा है क्या? लीवर एंड पेनक्रियाज दिख रहा है क्या आप लोगों को? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, इस मार्कर ने मुझे दे दिया है धोखा। बहुत गंदा है ये। चलो यार, जो हमारे पास है उसी से काम चलाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लीवर, पेनक्रियाज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो एडिपोज टिश्यू, और पहले लिखते हैं किसके बारे में? एडिपोज टिश्यू। फिर इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजेन स्टोरिंग लिविंग सेल्स। क्या? ग्लाइकोजेन
स्टोरिंग, ग्लाइकोजेन को स्टोर करने वाले जितने भी लिविंग सेल हैं ना, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएंगे। क्या? ग्लाइकोजेन स्टोर करने वाले जितने भी लिविंग सेल है वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट करेंगे। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर नोट करेंगे। सॉरी, फंक्शन से पहले मॉडिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, नोट करेंगे आप यार। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन क्या है। बस 2 पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, इसके बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके मॉडिफिकेशन में, वो कौन सा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने पढ़ा हो तो नाम याद आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने गलती से भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, या फिर आपने अगर कहीं पे भी स्केलेटल मसल या फिर कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा हो तो आपको ये ध्यान रहेगा। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, मॉडिफिकेशन है किस चीज़ का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है कैल्शियम +2 और एनर्जी रिच कंपाउंड्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इसके बारे में जो सबसे पहला बात हम लिखेंगे वो क्या है, ये कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये अकर इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। कहाँ मिलता है ये, स्केलेटल और कार्डियक मसल में मिलता है। काम क्या है इसका, तो ये स्टोर करता है, क्या इसका काम क्या है, स्टोर्स कैल्शियम +2 के साथ साथ कैल्शियम +2 एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स। किस चीज के लिए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। रिच कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये आपका पहला मॉडिफिकेशन हो गया किस चीज का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और दूसरा मॉडिफिकेशन इसका क्या है, माइक्रोजोम्स। क्या है, माइक्रोजोम्स। ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, सिंथेसिस ऑफ सम सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि कोई फायदा नहीं है जाने से। क्वेश्चन पहले पूछा गया है 1990 या फिर 1994 में, लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने का मेरा मेन एम ये है कि ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, जहाँ पे आप पढ़ते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप पढ़ रहे हो वो आया कहाँ से, वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है। तो आपसे कोई अगर पूछ दे अब कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ रहे हो वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, तो आप क्या बोलोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसका मॉडिफिकेशन है कौन, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इतना नोट कर लेंगे जल्दी से आप। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके। बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसी में हम सब कवर कर लेंगे यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का मतलब क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका भी फंक्शन तो काउंट करोगे ना। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का जो लाइन है ना उसकी बात करूंगा। तो पहले हम हेडिंग देते हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो पहला फंक्शन मैं बात करने वाला हूं आपसे, जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें, पहला फंक्शन जो मैं बात करने वाला हूं वो कौन सा है कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी क्या लिखती है कि माइक्रोफिलामेंट
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? एंडोस्केलेटन ऑफ सेल बनाते हैं। तो लिख लेते हैं इसको क्या कि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे याद आ गया मैं लिखवा देता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स, क्या फॉर्म करते हैं ये? एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ये मैंने लाइन उठाया है कहाँ से? एनसीईआरटी से, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या है हमारे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? मैंने बता रखा है क्या कि ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसमें? इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में हेल्प करता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर, मान लो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करना है, तो उसमें भी ये कौन हेल्प करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्सचेंज बोलने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। थर्ड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फंक्शन आपका क्या है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किस चीज में हेल्प करता है यार? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये क्या है आपका? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, तो तुम बोलोगे कि हाँ, स्पेशली कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होता है क्या? राइबोसोम्स। RER क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं आपको क्या कि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे अटैच होते हैं। तो कौन से राइबोसोम अटैच होते हैं? ATS राइबोसोम अपना लार्जर सब यूनिट क्या करता है? अटैच कर देता है। किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। किसके हेल्प से? ग्लाइकोप्रोटीन के हेल्प से। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन से? राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 के हेल्प से, ठीक है। तो चौथा फंक्शन क्या हो जाएगा यार? चौथा फंक्शन किस चीज में है कि साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजेन सिंथेसिस, ये सारे चीज कहाँ पे हो रहे हैं? आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो क्या होगा यहाँ पे? ये मेनली किसका फंक्शन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पांचवें फंक्शन की अगर आप बात करना चाहो तो क्या बोलोगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। किसमें? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही फॉर्मेशन में नहीं हेल्प करता है, और भी जो चीज़ें हैं ना, जैसे लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे में भी हेल्प करता है। तो उसको भी लिख देते हैं क्या कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और उसके साथ साथ क्या मैंने बोला? लाइजोसोम। एंड इनके साथ साथ जो कुछ थोड़े से क्या बोलते हो उनको हम माइक्रो बॉडीज, लाइजोसोम्स एंड सम माइक्रो बॉडीज ऑल्सो, एंड सम माइक्रो बॉडीज। अब ये माइक्रो बॉडीज कौन से हैं ये मैं आगे आपसे जरूर बात करूंगा, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें हम 6 नंबर फंक्शन की। देखो फंक्शन तो बहुत सारे हैं, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मेन फंक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्या यार, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। कैसे हेल्प करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में?
तो ये जो है ना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो और किस चीज़ में हेल्प करता है ये? सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसमें? सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, ठीक। और मज़ेदार बात क्या है कि जो मेन फंक्शन है जिससे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? 7 नंबर आपका डिटॉक्सिफिकेशन। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि जो स्मूथ एंड मेनली कौन करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कौन करता है डिटॉक्सिफिकेशन? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही करता है आपका क्या? मेनली डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसका होता है? ड्रग्स का, पोल्यूटेंट्स का और स्टेरॉइड्स का। किसका? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पोल्यूटेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। तो हमारे बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें से भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ मेन फंक्शन है किसके? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? बाकी जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन है, गोल्गी एपैरेटस और राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट पूछिए, या फिर आप किस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी आप जाके कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।